नमस्कार। $100 स्टार्टअप ऑडियो बुक सीरीज के पहले अध्याय के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। विद्वेषपूर्ण व्यापारों के बारे में सुनने की कहानियों के बारे में मैंने कम से कम 10 वर्षों से सुना है। हालांकि मैंने खुद भी ऐसे कई व्यवसायों को चलाया है। एक लेखक और उद्यमिता के रूप में अपने काम के माध्यम से मेरे पास एक विस्तृत व्यापार केस अध्ययन के लिए योग्यता थी। ऐसे लाभकारी व्यवसाय जो आमतौर पर एक व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं और उनके पास स्थापना पूंजी की अधिकता नहीं है। एक व्यापारिक अध्ययन के लिए तैयारी करते समय मैंने अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ संपर्क साधा, लेकिन उससे रुका नहीं। 2010 में मैंने पैमला स्लिम के साथ कम बजट व्यवसाय विचारों पर कुछ कार्यशालाओं का आयोजन किया। पैमला स्लिम के एस्केप फ्रॉम क्यूबिकल नेशन किताब के लेखक थे। पहली बार हमने एक कार्यशाला की घोषणा की तो उसमें 99 मिनट में समाप्त हो गई। फिर हमने दूसरी कार्यशाला की स्थानों की पेशकश की, जिसे कुछ महीनों बाद आयोजित किया जाना था, और वह दोपहर से पहले ही समाप्त हो गई। क्योंकि यह स्पष्ट था कि हमने इस जानकारी की मांग पाई थी, इसलिए मैंने और गहराई से जांच की। कार्यशालाओं का आयोजन करते समय मुझे अपने पैशन का पालन करने का मॉडल में रुचि हो गई। यह विचार कि सफल छोटे व्यापार अक्सर एक व्यक्तिगत शौक या रुचि के पीछे बने होते हैं। मैंने दुनिया भर के उद्यमियों से साक्षात्कार किए और उनकी कहानियों को ऑनलाइन कोर्स एम्पायर बिल्डिंग किट के लिए दर्ज किया। यह कोर्स प्रोजेक्ट को एक बड़े पैमाने पर शुरू करने और फिर इस किताब को लिखने के लिए प्रेरणा स्रोत था। प्रारंभ में मेरे पास कई उदाहरण अध्ययन थे, लेकिन किताब लिखने के लिए तैयारी करते समय मैंने जाल को बहुत व्यापक बना दिया। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन से प्रतिस्पर्धी विचारकों को जुटाया, जिनका डेटा एक गूगल फॉर्म के माध्यम से जुटाया गया था, जिसने हजारों डेटा बिंदुओं तक बढ़ गया। मैंने एक पुस्तक यात्रा के दौरान उत्तरी अमेरिका के 3 सवासे नगरों में से 26 स्थानों की यात्रा की, जिसके दौरान और भी असामान्य यातायातकर्ता उद्यमिताओं के बारे में सुनता और मिलता रहा। जब मैं आखिरकार नामांकन प्रक्रिया को समाप्त किया तो मेरे पास 1500 से अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए थे। सभी प्रतिस्पर्धी कम से कम निम्नलिखित छह मानदंडों में से 4 को पूरा करते थे। फर्स्ट, फॉलो योर पैशन मॉडल। बहुत सारे लोग अपने उत्साह और रुचि के साथ किसी विशेष गतिविधि या शौक पर आधारित व्यापार बनाने की इच्छा रखते हैं। इसका मतलब नहीं है कि हर ऐसा शौक या रुचि बड़े बैंक जमा के लिए जाता है, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनसे आपको अच्छी कमाई हो सकती है। सेकंड, लो स्टार्टअप कॉस्ट। मुझे वे व्यापारों में रुचि थी जो स्थापना पूंजी में कम से कम $1000 की आवश्यकता थी, खासकर उन्हें जो लगभग कुछ नहीं, कम से कम $100 शुरू करने के लिए लागत आवश्यक थी। थर्ड, एट लीस्ट $50,000 अ ईयर इन नेट इनकम। मुझे लाभकारी व्यापार चाहिए थे जो कम से कम उत्तरी अमेरिकी आय के तरह कमाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि विभिन्न श्रेणी के व्यापार अलग अलग राज्यों में विभिन्न तरीकों से कमाई करते हैं। बहुत सारे व्यापार अच्छी 6 अंकों की आय या उससे अधिक कमाते हैं, लेकिन कम से कम $50,000 प्रतिवर्ष का लाभ योग्यता के रूप में आवश्यक थे। फोर्थ, नो स्पेशल स्किल्स। क्योंकि हम सामान्य लोगों की ओर देख रहे थे जिन्होंने एक सफल व्यवसाय बनाया, इसलिए मेरी ओर से व्यापारों की प्राधान्यता वही थी जो कोई भी चला सकता है। यह बिना किसी विशेष विचलन के कठिन हो सकता है, लेकिन एक मुख्य भिन्नता है, कई व्यापार किसी प्रकार के विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती है, लेकिन ये योग्यताएं एक संक्षिप्त प्रशिक्षण या स्वतंत्र अध्ययन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।
आप मिसाल के तौर पर काम पर कॉफी रोस्टर बनना सीख सकते हैं, लेकिन आशा है कि आप दंत चिकित्सक नहीं बन सकते। फिफ्थ, फुल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। अध्ययन के लिए प्रतिस्पर्धी यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने चालू साल के आय की पूर्वानुमान और कम से कम पिछले 2 वर्षों के वास्तविक आय को प्रकट करने के लिए सहमति दी। इसके अतिरिक्त उन्हें आय और व्यय के बारे में विशिष्ट शब्दों में चर्चा करने के लिए तैयार रहना आवश्यक था। सिक्स्थ, फ्यूअर दैन 5 एम्प्लॉयज। अधिकांशत मैं उन अप्रत्याशित या आकस्मिक उद्यमिताओं में रुचि रखता था जिन्होंने जानबूझकर छोटे रहने का निर्णय लिया था। अधिकांश उदाहरण व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यवसायों से हैं, जो उस स्वतंत्रता के लक्ष्य से संबंधित हैं जिसे इतने सारे प्रतिस्पर्धी ने पहचाना था। मैंने व्यापारों को निकाल दिया जो वयस्क या अद्यतनिक कानूनी बाजारों में थे, और अधिकांश मामलों में उन व्यापारों को भी निकाल दिया जो उच्च तकनीकी या चालाने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता थी। मूल टेस्ट यह था, क्या आप अपनी दादी को बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं और क्या आप तैयार हैं इसे करने के लिए? अगले, मैं दुनिया भर के लोगों द्वारा शुरू की गई व्यापारों की ओर देखना चाहता था। हमारी कहानियों का आधा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है और आधा बाकी दुनिया से आता है। सिलिकॉन वैली से लेकर अटलांटा तक, संयुक्त राज्य अमेरिका उद्यमिता के क्षेत्र में मूल्यों और स्थापना की सुविधा के दृष्टिकोण से एक मुख्य केंद्र है। लेकिन हम देखेंगे कि दुनिया भर के लोग अपने व्यक्तिगत रूप से माइक्रो व्यापार बना रहे हैं, कभी कभी संयुक्त राज्य अमेरिका के मॉडल का पालन करते हैं और कभी कभी यह उनके स्वतंत्र रूप में कर रहे हैं। आखिरकार, यहाँ प्रस्तुत की गई अध्ययनों के लिए अंतिम चयन करते समय मेरी दिशा रोचक कही जाती थी। हर व्यवसाय को आकर्षक या चलनियोगी नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता में यहाँ के कई व्यवसाय ऐसे नहीं हैं, लेकिन मुझे उन कहानियों पसंद थी जो अनूठापन और रचनात्मकता को उजागर करती थीं। 2 साल पहले मिनेआपोलिस में लिसा सेलमैन ने अपने कुत्तों की देखभाल व्यवसाय के बारे में मुझे बताया। शुरुआत में मुझे इसे कुछ खास नहीं लगा। कितने लाभकारी हो सकता है एक कुत्तों की देखभाल व्यवसाय? लेकिन फिर लिसा ने मुझे बताया कि उन्होंने कितने पैसे कमाए थे। पिछले साल $88,000 और आगामी वर्ष 6 अंकों को पार करने के लिए मार्ग पर थीं। एक ही समय में मेरी रुचि उत्पन्न हो गई। लिसा ने इसे कैसे किया? और हम उससे कौन कौन सी सीख सकते हैं? प्रत्येक मामला अध्ययन विषय ने अपने व्यापार के बारे में कई विस्तारित सर्वेक्षण पूरा किया, जिसमें वित्तीय आंकड़े और जनसांख्यिकीकरण के साथ साथ बहुत सारे खुले मन के प्रश्न शामिल थे। समूह सर्वेक्षणों के बाद दुनिया भर के 5 दरबार शहरों में ईमेल, फोन कॉल्स, स्काइप वीडियो कॉल्स और व्यक्तिगत मुलाकातों में और भी व्यक्तिगत प्रश्नों के साथ पूरी की गई। मेरा लक्ष्य था विविध समूह में समान थीम्स की खोज करके एक कथा बनाना। एकत्र इकट्ठे की गई डेटा से यह संभव है कि वही कई भारी पुस्तकों के लिए हो, लेकिन मैं यहाँ केवल सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश करा हूँ। आप 100startup.com पर अध्ययन के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सर्वेक्षण डेटा और विशिष्ट साक्षात्कार शामिल हैं। अन्य अध्ययनों, पुस्तकों और मीडिया कवरेज में 2 प्रकार के व्यापार मॉडलों को सबसे अधिक ध्यान मिलता है। पहला व्यापार मॉडल पुराने शैली का है। एक आविष्कारक को एक विचार मिलता है और वह बैंक को मना लेता है कि वह उसके व्यापार के लिए पैसे उधार दे, या एक कंपनी एक डिवीजन को अन्य कंपनी बनाने के लिए निकालती है। शेयर बाजार पर व्यापार करने वाली अधिकांश कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं। दूसरा व्यापार मॉडल है निवेश द्वारा ड्राइव किया जाने वाला स्टार्टअप, जिसे आमतौर पर वेंचर कैपिटल, खरीदारी, विज्ञापन
और बाजार हिस्सा पर केंद्रित होता है। व्यापार को एक संस्थापक या छोटे संगठन के साथ किया जाता है, लेकिन अक्सर एक प्रबंधन टीम द्वारा चलाया जाता है, जिसका संबंध एक निदेशक मंडल से होता है जो व्यापार की मूल्यांकन बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, जिसका उद्देश्य जनसार करना है या अधिग्रहण करना है। पुराने मॉडलों में हर एक की ताकतें, कमजोरियां और विभिन्न अन्य विशेषताएं होती हैं। इन दोनों में सफलता और असफलता की कहानियों की कमी नहीं है, लेकिन इन मॉडलों और उनकी कहानियों पर यहां हमारा ध्यान नहीं है। व्यापार मॉडल नंबर 1 और नंबर 2 को सभी ध्यान में लेते हुए धीरे धीरे कुछ और हो रहा है, कुछ पूरी तरह विभिन्न। हमारी कहानी उन लोगों के बारे में है जो अपने खुद के सूक्ष्म व्यापार शुरू करते हैं बिना किसी निवेश, कर्मचारियों के बिना, और अक्सर उनके पास यह भी नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। उनके पास अक्सर किसी औपचारिक व्यापार योजना नहीं होती, और अक्सर योजना ही नहीं होती केवल इस अलावा कि इसे आजमाकर देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अक्सर व्यापार तेजी से शुरू होता है, बोर्ड या प्रबंधक से अनुमति प्राप्त करने का इंतजार नहीं करता। बाजार की परीक्षण फ्लाई पर होती है। क्या ग्राहक खरीद रहे हैं? यदि उत्तर हाँ है तो अच्छा है। अगर नहीं है तो हम कुछ अलग क्या कर सकते हैं? माइकल के संवादनशील विकास की तरह हमारे कई मामले उन्होंने उपयास की तरह किसी दिक्कत के बाद बिना किसी योजना के व्यापार शुरू किया, जैसे कि नौकरी खोने के बाद। मैसाचुसेट्स में जेसिका रीगन साल्जमन के पति अपनी नौकरी से घर जाने के लिए कह दिए कि वह जल्दी आ रहे हैं और वह अगले दिन कार्यालय वापस नहीं जाएंगे। अप्रत्यक्ष बंदूक ने जेसिका को कार्रवाई में डाल दिया, जिनके पास एक 3 सप्ताह के नवजात के माता पिता होने के बावजूद परिपूर्ण समय की पुस्तकरण शौक परिवार की पूरी आय हो गई। पेंसिल्वेनिया में तारा जेंटाइल ने अपने बच्चों की देखभाल करते समय घर से काम करने की लक्ष्य के साथ अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार इतनी तेजी से बढ़ गया कि उनके पति भी घर ही रहने का निश्चय किया। एटलांटिक ओकेन के पार डेविड हेंजेल एक विश्वस्त विज्ञापन एजेंसी के सबसे बड़े निदेशक थे जो लंदन के बाहर स्थित थी। उन्होंने इसका अधिभार छोड़ा, भाग में इसलिए क्योंकि उन्हें काम से बोर हो रहा था और भाग में इस वजह से क्योंकि उन्हें लगातार थकान की तथ्याहारी की जांच हुई थी जिसने उन्हें लगातार निदेशक जिम्मेदारियों से जूझने के लिए छोड़ दिया था। उनकी नई कंपनी लाइट बल्ब डिजाइन उन्हें नियम बनाने की इजाजत देती है। थोड़ी देर के लिए बीमारी ने मुझे प्रबंधित किया, उन्होंने कहा, लेकिन अब मैं इसे प्रबंधित करता हूं। लाइट बल्ब मेरे जीवन को मेरी शर्तों पर जीने का एक तरीका था। यह अब भी मेरी शर्तों पर है, लेकिन अब हम जीत रहे हैं। हम उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने अपने परियोजनाओं को संरचित करने के तरीकों में बड़ी भिन्नता दिखाई। कुछ लोग आखिरकार विस्तार का चयन करते हैं, या तो वर्चुअल सहायकों की टीम बनाने या किराए पर काम करने द्वारा। एरिका कॉस्मिंस्की ने अपनी प्रतिलेखन टीम को किसी समय 17 लोगों तक बढ़ा दिया, लेकिन कर्मचारियों की बजाय ठेकेदारों के साथ काम करके उन्होंने सरल चीजों को सरल बनाए रखने की स्वतंत्रता बनाए रखी। सिएटल के टॉम बिहन लगेज फैक्ट्री ने 7 अंकों के संचालन बढ़ा दिया, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र रहते हुए और अपनी उत्पादों को बड़े बड़े दुकानों को अपनी लाइन बेचने के प्रस्तावों को इनकार करते हुए। दूसरों ने विभिन्न साझेदारियों का अनुसरण किया जिन्होंने हर व्यक्ति को उसके श्रेष्ठ क्षेत्र पर केंद्रित होने की अनुमति दी। डिजाइन स्कूल से ताजगी लाकर और अपनी प्रवर्गीय नौकरियों से निराश जेन एड्रियन और ओमर नूरी ने कोलंबस, ओहायो के एक अपार्टमेंट से अपने अनुकूलित नक्शे बेचने की शुरुआत की। पैट्रिक मैकक्रान और रिच स्ट्रॉस उन विरोधी थे जिन्होंने सहनशीलता वाले खिलाड़ियों के लिए एक समुदाय बनाने के लिए साझेदारी की।
हमारी कई कहानियां विवाहित जोड़ों या साझेदारों के बारे में हैं जो साथ में व्यवसाय बना रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने अकेले ही काम करने का चयन किया, यकीन में कि वे अधिकांश रूप से खुद ही काम करके स्वतंत्रता पाएंगे। चार्ली पैप्स्ट एक सफल वास्तुकार थे और स्टारबक्स के लिए दुकान डिजाइनर के रूप में एक सपना नौकरी कर रहे थे। लेकिन स्वतंत्रता की इच्छा सपना नौकरी और मुफ्त लट्टे की सुखद जिंदगी को प्रभावित कर गई। एक दिन मैं काम पर गया और महसूस किया कि मैं इसे और नहीं कर सकता हूँ। बीमार दिखाने के लिए कॉल किया, अपने 2 सप्ताह की अवगाहना तैयार की और बाकी का इतिहास है। चार्ली अब भी एक डिजाइनर के रूप में काम करते हैं, लेकिन अब वह अपने चयनित ग्राहकों के लिए घर से काम करते हैं। हम इन कहानियों को एक संगठन मानेंगे, व्यक्तिगत आवाजों का एक समूह जो मिलाकर एक मौलिक रचना बनाते हैं। यह साझा करने में विभिन्न लोगों ने कैसे अपने आप को कॉरपोरेट दुख से मुक्त किया है, इस चुनौती में उनकी साहस को स्वीकार करने का है, उनके कौशलों को अतिरिक्त बढ़ावा नहीं करने का। उनमें अधिकांश जीनियस या प्राकृतिक रूप से उद्यमी नहीं हैं। वे सामान्य लोग हैं जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनसे उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ। हमारे कई मामले व्यापार विद्यालय नहीं गए और अधिकांश का कोई पूर्व व्यापारिक अनुभव ही नहीं था। कई कॉलेज छोड़ गए और अन्यों ने पहले ही कभी नहीं जाना। इन कहानियों को साझा करते समय लक्ष्य है कि स्वतंत्रता के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान किया जाए, एक योजना जिसका उपयोग आप अपनी खुद की मुक्ति की योजना पर लागू कर सकते हैं। पूरे मामलों के दौरान सूक्ष्म उद्यमिता के 3 सीखों की रूप में 3 सीखें प्रकट होती हैं। हम इसे किताब के अलग अलग तरीकों में ध्यान में रखेंगे। ऑडियो बुक के पहले भाग में बस इतना ही। अगले भाग के इस चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।